हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? डाइवर्सिटी। ठीक है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव पे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो नेशनल एंथम दिया हुआ है तो ये आपको तो पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर बॉटम पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि जनगण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ट्रांसलेट किया गया था बंगाली टू इंग्लिश। ठीक है, फरवरी 1919 में। ठीक है, आप इसको माइंड मैप के थ्रू लिंक कर सकते हैं कि 1990 में क्या हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद हो तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ 1990 में उसी टाइम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको ट्रांसलेट किया था बंगाली टू इंग्लिश में। कहाँ पे किया था? मदनपल्ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर, जो आज के समय में आंध्र प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं चैप्टर में। तो डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहला पैराग्राफ है उसमें बात की गई है, पीपुल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मेनी वेज। ठीक है, बहुत तरह से डिफरेंस लोगों के अंदर दिखती है। ठीक है, कैसे दिखती है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है, रीजन के बेसिस पे दिखती है। आप नोट डाउन कर सकते हैं रीजन के बेसिस पे। उसका कल्चरल लेवल पे, ठीक है, कल्चरल लेवल पे दिखती है। उसके बाद रिलीजियस लेवल पे, है ना, रिलीजियस, ये 3 बेसिक बैकग्राउंड्स हैं। ठीक है, 3 बैकग्राउंड पे आप ध्यान से देखिए, ये आपके रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चरल और रीजनल लेवल पे दिखती है। और ये डिफरेंसेस जो है हमारे लिए क्या कर सकते हैं? इनरिचिंग एजेंट का काम करते हैं। ये इनरिच करते हैं हमारे लाइफ को। ठीक है, मेनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से। वो कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइटर ने क्वेश्चन पिक किया है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी एड्स इन आवर लाइफ। ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या चेंजेस करती है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करती है। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से हमको क्या प्रॉफिट होते हैं, इस चैप्टर में हमको बेसिकली यही देखना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए ये पैराग्राफ आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है। वी डू नॉट ओनली लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक। ठीक है, आवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, एंड द प्रैक्टिस वी बिहेव, ओके, वी ऑब्जर्व। ठीक है, ये सब चीज़ें डिफरेंस हमको दिखते हैं। मतलब अगर हम फिजिकल आउटलुक में देखें तो इंसान, जैसे कोई इंसान है तो उसके पास कुछ कॉमन सिमिलरिटीज़ है कि उसके पास हेड है, ठीक है, 2 सेट ऑफ लेग्स हैं, 2 हैंड्स हैं, बट इसके बावजूद कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। वो किस लेवल पे हैं तो आपको उसके लेवल किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं वो पता होना चाहिए, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चरल बैकग्राउंड और रिलीजियस बेसिस पे। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। फिर जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि कैसे ये डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक कोई फ्रेंड है, उसमें क्वेश्चन बताया गया कि उसके ड्रेसिंग सेंस में कैसे चेंजेस हो सकते हैं, उसकी लैंग्वेज में वो क्या घर में बोलता है, उसका क्या फेवरेट स्पोर्ट्स है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। किसी पर्सन को कोई दूसरी बुक पढ़नी अच्छी लगती, किसी को कोई नेक्स्ट। ठीक है, इस वजह से भी डिफ्रेंसिबिलिटी वहाँ पे दिख सकती है। उसके बाद देखते हैं कि स्टोरी बताई गई है, इसमें 2 दोस्त हैं। ठीक है, उनको एक स्टोरी क्रिएट कर दी गई है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि कैसे डिफ्रेंसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 समीर की स्टोरी क्रिएट की गई है। इसमें बात करता है कि जो एक समीर होता है वो काफ़ी पिछड़े एरिया से रहता है, तो उसमें, और वो बाय रिलीजन एक मुस्लिम होता है। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, और वो शिकार हो जाता है, उसकी फैमिली जो होती है कम्युनल राइट्स का शिकार रहती है, तो इस वजह से वो फोर्स हो जाते हैं दूसरे एरिया में माइग्रेट करने को। ठीक है, तो माइग्रेशन की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इस वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें बताया गया है, यह भी यही स्टोरी की बात चल रही है कि बोथ 2 लड़के हैं, मतलब दोनों का नाम समीर ही होता है, तो एक को समीर 1 कहा गया है, एक को समीर 2 कहा गया है। ठीक है, उनकी दोनों लैंग्वेज डिफरेंस है। ठीक है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इंगेज रहें लोगों से। ठीक है, एसिमिलेशन का कल्चर, मतलब कि रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे वो दूसरे रिलीजन से आता है, ठीक है, दूसरा कल्चरल बैकग्राउंड दूसरा है, उसके बावजूद, ठीक है, वो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि अगर डाइवर्सिटी
को चेक करना है आपको। जैसे पूछे कोई कि डाइवर्सिटी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इंडिया में, तो डाइवर्सिटी के कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो हमारे यहाँ कल्चरल लेवल पे, ठीक है, कल्चरल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, ठीक है। ये टर्म्स आपको बार बार मेंशन करने हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में फिर बात की गई है, देखिए फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनइक्वलिटी क्या होती है इसको समझाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि इनइक्वलिटी कब आती है। तो ध्यान से देखिए, इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी टू अवेलेबल टू द अदर पर्सन। मतलब कोई पर्सन ए है, ठीक है, और कोई दूसरा बी है, ठीक है ना, ये ए और बी है, तो क्या है कि इसको जो रिसोर्सेज एक्सेसिबल हैं, बी को अगर वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं, यहाँ पे इनइक्वलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। इनइक्वलिटी एक निगेटिव टर्म है, ठीक है। आप चीज़ों को इक्वलिटी के साथ ट्रीट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी क्रिएट हो। तो आपको अपने आंसर्स में, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल एज अ डेफिनीशन, ओके। आगे चलते हैं। फिर बताया गया कि कास्ट सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनइक्वलिटी का। अगर आप इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल बताना चाहते हो तो आप बोलिए कि इंडियन सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वो इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है। अब वो बात आता है, कोई आपसे पुट कर सकता है क्वेश्चन कैसे इनइक्वलिटी है। तो देखिए, हमारी सोसाइटी को जो डिवाइड किया गया है वो इस हिसाब से डिवाइड किया गया था कि उनका वर्क क्या है, ठीक है। फर्दर उनको माइग्रेट करने का, इट मीन्स कि सोसाइटी लेवल पे मोबिलिटी उनकी पॉसिबल नहीं थी। जो उनका प्रोफेशन था, ठीक है, प्रोफेशन जो था, उनको प्रोफेशन को छोड़कर किसी दूसरे प्रोफेशन में इंटर करने की उनको फ्रीडम नहीं थी, तो इस हिसाब से उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये क्या एक तरह का इनइक्वलिटी है, ठीक है। यही कास्ट सिस्टम की बात यहाँ पे किया गया है। तो इसने कास्ट सिस्टम में क्या किया, एक सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी क्रिएट की है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है, जैसे शुरू में क्वेश्चन पुट किया गया था, डाइवर्सिटी जो है हमारी, वो हमारी लाइफ में क्या चीज़ें ऐड करती है। तो देखिए, एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डाइवर्सिटी का सिंपली मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना, डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसे ये लीजिए आपका ये फूड, ठीक है, फूड टेबल है, ठीक है, जो थाली आप खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट फूड आइटम होने से आपकी फूड की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास थोड़ा चावल होगा, ठीक है, आपके पास दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है, ठीक है, रोटी है, उसके बाद मान लीजिए कोई और फूड आइटम आपके पास है, तो आपकी फूड की डाइवर्सिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो। तो बस इसी डाइवर्सिटी की बात कर रही है कि इंडियन सोसाइटी में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे कल्चर को इनरिच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वही फिर से बताया गया इसमें कि हम लोग जो है डिफरेंट फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स मैनिफेस्ट करते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। ये सभी मिलके क्या करते हैं, हमको एक नया आयाम देते हैं, सोसाइटी में एक नया आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे एक तरह का फोर्स ऑफ कोहेसन भी वर्क करता है इन बिटवीन एडिसिव एलिमेंट्स, ठीक है। इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश किया गया है कि पीपल हु राइट स्टोरीज, ठीक है, गेट देयर आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक बुक्स, रियल लाइफ स्टोरीज एंड देयर इमेजिनेशन। मतलब कि वो अपनी स्टोरीज भी जब अगर राइट करते हैं तो उसमें भी आप डाइवर्सिटी के एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग बेटर पसंद करते हैं, जैसे कोई अगर मान लो किसी फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग कर रहा है, तो बेटर उसका मतलब एनिमल्स की स्टोरी लिखेगा, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर स्टोरी अपनी बेस्ड रहेगा। अगर वही कोई किसी को हो सकता है पसंद है कि किंग्स एंड क्वींस पे स्टोरी लिखा जाए, ठीक है, किंग्स क्वीन पे स्टोरी लिखता है, तो उनके भी उस स्टोरी के अमंग भी डिफरेंट डायमेंशंस कवर कर सकते हैं। जैसे कोई लव पे लिख सकता है, कोई ऑनर पे लिख सकता है, ठीक है। वहीं अगर आगे बात करें तो इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है, अब हम ये बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे डेवलप हुई और किस प्रकार की, हम ये बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें बताने की बात ये है कि इंडिया में जो है हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, मोर देन 1600 मदर टंग्स एग्जिस्ट हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी शो करते हैं, इंडिया को डाइवर्स बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर बट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक जैसी चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती है, जो हम करते हैं, बट हमारा करने का जो वे होता है, ठीक है ना। ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, दैट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट, इसको मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिए कि
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है हमारे यहाँ, बट हमारी प्रैक्टिस जो है, जिसको हम जिस स्टाइल में उसको परफॉर्म करते हैं, बस वो डिफरेंट है। ठीक है, अब डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की बात की जाए तो लगभग 200 साल पहले, 200 ईयर एगो, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार्स, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, जब हमारे पास ये सभी पार्ट नहीं थी, बस मुश्किल से 200 साल पहले से ही सब इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो उससे पहले पीपल क्या करते थे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। ठीक है, बाई फुट, ऑन शिप्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ठीक है, इस पर ट्रेवल करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो क्यों जाते थे, क्वेश्चन उठता है। ठीक है, उसके पीछे कई रीज़न हो सकते थे। उनको न्यू लैंड की सर्च में जाते थे वो। ठीक है, नए प्लेस फॉर सेटलमेंट। ठीक है, ट्रेड करने के लिए जा सकते थे। तो अगर उनको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता था तो क्या होता था कि उनको बहुत टाइम लगता था, तो उनको स्टे भी करना पड़ता था। तो जिस लोकल एरिया में वो स्टे करते थे, वहाँ के लोकल अपने ट्रेडिशन हुआ करते थे, तो उन ट्रेडिशन को भी वो, अगर उनको अच्छा लगता था तो उसको अडॉप्ट कर लेते थे। ठीक है, बट मेन बात ये थी कि अपने ओल्ड ट्रेडिशन को वो छोड़ते नहीं थे। तो ओल्ड ट्रेडिशन प्लस न्यू ट्रेडिशन, ठीक है, दैट इज ब्लेंड ऑफ न्यू मिक्स। ठीक है, न्यू ब्लेंड तैयार हो जाता था। तो ये एक नई तरह का कल्चर इवॉल्व हो जाता था। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग फेमाइन या ड्रॉट की वजह से अपने एरिया को छोड़ देते थे। ठीक है, जब वो नए जगह जाते थे तो क्या होता था कि वहाँ नए प्लेसेस पे नए लोग, उनका कल्चर डिफरेंट हुआ करता था, उनकी लैंग्वेज थी। अगर उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना तो उनकी एटलीस्ट उनके लैंग्वेज के कुछ मिनिमम शब्द उनको सीखने पड़ते थे। ठीक है, और उनके फूड आइटम को एक्सेप्ट करना पड़ता था सर्वाइवल के लिए। ठीक है, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को, ठीक है, उनके जो वहाँ पे अवेलेबल थे उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो इस हिसाब से भी चेंजेस नोटिस किए गए। ठीक है, उनके म्यूज़िक में, उनके रिलीजन में, ठीक है, एक नया मिक्सचर तैयार हो गया ओल्ड एंड न्यू का। तो इसी को कहा गया डाइवर्सिटी। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, एसिमिलेशन, ये सब कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हिस्ट्री का कैसे इम्पैक्ट होता है, हिस्ट्री कैसे हेल्प करती है किसी कल्चर को डाइवर्स बनाने में। तो ये पैराग्राफ जो है इसी को डेडिकेट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। ठीक है, आइए देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस दैट मेनी कल्चर, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का जो इन्फ्लुएंस हुआ उसकी वजह से भी जो कल्चर है वो डाइवर्स हुआ। ठीक है, अब कैसे जोग्राफिकल एरिया इम्पैक्ट करता है, तो इसको नोट करने के लिए अब ये पैराग्राफ देखिए, जोग्राफी कैसे इम्पैक्ट करती है। तो जोग्राफी इम्पैक्ट करने के लिए यहाँ पे व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ्स, ठीक है, टू जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जहाँ रहते हैं, मतलब जिस एरिया में वो रह रहे हैं। मान लीजिए ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, एक आदमी रह रहा है फॉरेस्ट के एरिया में, तो वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको कंज्यूम करेगा वो। ठीक है, अगर वो माउंटेनस एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे जो चीज़ें कंज्यूम है उसके हिसाब से करेगा, तो उसका कल्चर यहाँ से हिसाब से डेवलप होगा, और फॉरेस्ट वाले का कल्चर फॉरेस्ट के हिसाब से डेवलप होगा। तो इस वजह से भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, तो जोग्राफिकल लेवल पे आपने समझा कैसे डाइवर्सिटी आती है। फिर बात करते हैं हम कि पीपल में केवल उनके क्लॉथिंग सेंस, ईटिंग हैबिट्स की वजह से डिफरेंस नहीं होते, उनका डिफरेंट टाइप ऑफ वो वर्क प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वजह से भी उनमें डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी सिटी एरिया की बात करें तो सिटी एरिया में क्या होता है कि कंज्यूमरिज्म का कल्चर चलता है। वहाँ लोग कंजम्पशन पर विश्वास करते हैं। वो क्या करते हैं, वेजिटेबल ग्रो नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, मार्केट से बोरो करते हैं। वहीं अगर किसी विलेज एरिया की बात करें तो लोग क्या करते हैं, खुद से चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम कि जोग्राफिकल एरिया ने जो डिफाइन किया, उसके बाद कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स इसमें दिया हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, जो पहला एग्जांपल हमारे सामने है वो लद्दाख का दिया हुआ है। लद्दाख में कैसे केस स्टडी दी हुई है ये देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो बताया यहाँ पे ये गया है कि जो लद्दाख है, लद्दाख का जो एरिया है, देखिए ये लद्दाख का जो एरिया है, अगर इंडिया का मैप मैं आपको बना के बताऊं तो देखिए यहाँ का जम्मू कश्मीर का एरिया का जो ये वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, वो लद्दाख है। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट लद्दाख है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेजर्ट है, एक लद्दाख आपका क्या है, डेजर्ट माउंटेन है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है, वेरी स्केयर। ठीक है, वहाँ पे हमेशा स्नो से कवर एरिया रहता है। तो आप समझ पा रहे हो कि स्नो से कवर रहने की वजह से और रेनफॉल बहुत कम है, तो एग्रीकल्चर बिल्कुल ना के बराबर होता होगा। तो लोगों के पास पानी पीने की समस्या होती है वहाँ पे। ठीक है, वो उनको पीने का पानी अच्छा तभी मिल पाता है जब स्नो मेल्ट होती है। ठीक है, वो भी समर टाइम में। तो ये क्या चीज़ है, ये ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उस एरिया के, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, किस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, बारिश तो हो नहीं रही है, एग्रीकल्चर हो नहीं पा रहा है, पूरी स्नो कवर है पूरे एरिया पे, तो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं वो रियरिंग करते हैं, ठीक है, जैसे शिप रियर करते हैं, गोड्स को पालते हैं। इनसे क्या होता है कि उनको एक स्पेशल टाइप की वूल मिलता है, दैट इज पश्मीना वूल, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, पश्मीना शॉल बनती है उससे, लद्दाख एरिया में इंडिया के पाया जाता है, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं कश्मीर के उसे कलेक्ट करते हैं और मार्केट में इसको काफ़ी महंगा सेल करते हैं, ठीक है। और फॉरेन एंड यूरोपियन मार्केट्स में इवन की हाई क्लास इलीट क्लास में भी इसका मांग बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा खासा उनको अर्निंग भी हो जाती है। उसका क्या खाते हैं वो, ईट मीट को खाते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चीज़ बटर, इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो मिल्क से ड्राइव होती है उसको वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ये है कि डेजर्ट है वहाँ पे, तो इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे ट्रेडर्स नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे हमको कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे हमने देखा कि पश्मीना वूल्स वहाँ मिलती हैं, तो पश्मीना वूल को कंज्यूम करने के लिए वो ज़रूर जाते हैं वहाँ पे।